Good morning, everyone. So today's lecture start for module 4 correlation analysis. कोरिलेशन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो अपन डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में, है ना, जिसमें अपन ने देखा था कि कोरिलेशन एक्चुअली होता क्या है ना। तो इसमें अपन टू वेरिएबल के बीच का एक रिलेशन फाइंड कर रहे हैं कि वन वेरिएबल अनदर वेरिएबल पे किस लिमिट तक डिपेंड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप ये शो कर रहा है नाउ। सो यहाँ पे अपन ने कुछ मेथड देखे थे जिसमें वन वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर किस डिग्री तक डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेथड जो अपने करिकुलम में है वो अपन देख रहे थे। दैट इज फर्स्ट डिस्कस किया था अपन ने कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक। ये पहली मेथड है जिसके थ्रू अपन किन्हीं दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे ना। सेकेंड वन जो अपन ने देखा था दैट इज स्परमैन कोरिलेशन, स्परमैन रैंक कोरिलेशन, ठीक। फर्स्ट वन कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड सेकेंड वन स्परमैन रैंक कोरिलेशन ना। सो अपन जो कार्ल पियर्सन का है कुछ मेथड अपन डिस्कस कर रहे थे इसमें। वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट की कुछ मेथड्स होती हैं। इसकी भी 3-4 अलग अलग मेथड हैं जो कि अपन डिस्कस करना स्टार्ट किया था। अपन ने स्टार्टिंग की जो फर्स्ट मेथड था, ठीक है, वो अपन ने स्टार्ट किया था। उसके बाद में जब ये सारी मेथड खत्म होगी देन अपन विल शिफ्ट टू द स्परमैन रैंक कोरिलेशन ना। सो जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, इसमें जो मेथड है जो अपने को पढ़ना है वो है दैट इज डायरेक्ट मेथड, सेकेंड है एज्यूम मीन मेथड, ओके। ये कुछ इसकी बेसिक मेथड है जो कि अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में अपन इसको तब यूज करते हैं जब अपने पास जो डेटा होता है वो एकदम सिंपल डेटा होता है इन द सेंस कि वी कैन से द डेटा इन द फॉर्म ऑफ सिंगल डिजिट डेटा अगर होता है तो उसको हैंडल करना बहुत आसान होता है। तो इसके लिए अपन डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद में फिर अपन एज्यूम मीन को डिस्कस करेंगे। ये मेथड स्टार्ट होने से पहले अपन एक रेंज यहाँ पे देखते हैं कि अपने पास जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसका रेंज अपने पास लाइक करता है -1 to +1। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करें किसी भी वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का, क्योंकि अपन ने देखा था कि जब अपन 2 वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं, 2 वेरिएबल के बीच में अपन कोरिलेशन अगर फाइंड कर रहे हैं तो उसको सिंपल कोरिलेशन बोल रहे हैं, ठीक है ना। मल्टीपल कोरिलेशन में क्या है, मोर देन 2 वेरिएबल के बीच बात करेंगे अपन। पार्शियल कोरिलेशन एक और चीज डिस्कस किया था, उसमें अपन क्या कर रहे थे कि अपने को 3 वेरिएबल के बारे में बात करना है और 1 को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हर केस में अपने को ये ध्यान रखना है कि जो कोरिलेशन का जो वैल्यू लाई करेगा वो -1 to +1 लाई करेगा, ठीक। अच्छा, -1 +1 कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको कि यदि जो r है इसका वैल्यू अगर अपने पास +1 आता है, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक। यदि वैल्यू क्या आती है, आर का वैल्यू प्लस आती है। आर की वैल्यू अगर सपोज 0.5 से 0.9 या 0.5 से अगर बड़ी आती है, ग्रेटर देन 0.5 आती है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। एक्चुअली ये है क्या, दिस इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, कि
कि दो वेरिएबल आपस में, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, है ना, अब उनकी जब डेटा आपस में लेके आए अपन, स्टैटिस्टिकल डेटा बहुत ह्यूज क्वांटिटी में जब डेटा आता है अपने पास, ठीक है, तो डेटा को एनालिसिस करके कोरिलेशन से अपन पता करते हैं कि दोनों डेटा आपस में किस लेवल तक जो है कोरिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये डिग्री शो करता है कि दो डेटा है, दो वेरिएबल हैं, वो एक का दूसरे के ऊपर इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो उसमें एक छोटा सा एग्जांपल लें अपन, दैट इज प्रोडक्टिविटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, है ना, या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो वो सपोज डिपेंड कर रहा है आप स्किल लेबर के ऊपर, ठीक है। स्किल लेबर जितना ज़्यादा, अगर आपके पास स्किल लेबर होगा आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। अनस्किल लेबर काम उतना इफेक्टिव तरीके से वो नहीं कर पा रहा है ना। यदि आप स्किल का लेवल, स्किल के लिए अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दें, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आप फ्रिक्वेंटली अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप करवाते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, वो उसी रेशो से वो बढ़ेंगी। स्किल लेबर जितने होंगे, स्किल एम्प्लॉय जितने होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होंगी। तो मतलब एक वेरिएबल की बढ़ाने से दूसरा वेरिएबल यदि बढ़ रहा है तो उसको अपन बोल रहे हैं क्या, पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। या एक वेरिएबल के कम होने पे दूसरा वेरिएबल भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको अपन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसको भी अपन बोल रहे हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है ना। तो अपन डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन में क्या डिफरेंस है, कैसे अपन इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब समझ में आया अपने को, एक वेरिएबल के बढ़ने पे दूसरा वेरिएबल भी अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव। एक वेरिएबल के कम होने पे दूसरा वेरिएबल भी क्या हो रहा है, कम अगर हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव, है ना। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, ये चीज अपने को समझना पड़ेगा। -1 या वी कैन से नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक टाइप का वेरिएबल जब बढ़ रहा है तो दूसरे टाइप का जो वेरिएबल है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना, दूसरे टाइप का वेरिएबल कम हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने को मालूम, जैसे कि रेनफॉल का अपन ने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था। रेनफॉल यदि जितनी रिक्वायर्ड है अगर उतनी अगर हो रही है तो आपकी रेनफॉल अच्छी होने से, अच्छी मतलब ऑप्टिमम लेवल अच्छी अगर होने से आपका क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होता है ना। तो एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है। यही वो एक्सेस क्वांटिटी में हो जाए, बहुत ज़्यादा अगर फ्लड वगैरह आ जाए तो पूरी फसलों क्या कर देगा, क्रॉप आपकी खराब कर देगा, है ना। तो किसी एक्सेस क्वांटिटी से आपकी दूसरी चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वहाँ पे उन दोनों के बीच का जो कोरिलेशन है वो कैसा है, नेगेटिव है। विद द हेल्प ऑफ डेटा कैसे अपन इसको समझेंगे, तो आगे जब न्यूमेरिकल आएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा अपने को, ठीक है ना। तो यहाँ पे परफेक्ट का किसको बोलेंगे, यदि एग्जैक्ट +1 आ जाए तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, है ना। नेगेटिव इसको बोलेंगे परफेक्ट, क्या बोलेंगे इसको, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन इसको बोलेंगे जब वैल्यू अपने पास क्या आ जाए, -1 आ जाए, ठीक। सिमिलरली जिस सीक्वेंस में है 0.5 से अगर बड़ा है तो उसको स्ट्रॉन्ग बोल देंगे, ठीक। 0.5 से कम है तो नॉर्मल कोरिलेशन है। अगर आपके पास सपोज 0 वैल्यू आई, क्या आई, 0 वैल्यू आ गई। 0 वैल्यू का मतलब होता है नो कोरिलेशन, मतलब जो दोनों डेटा हैं उनका एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, दैट इज द नेगेटिव, मतलब एकदम नल कोरिलेशन या नो कोरिलेशन, ठीक। ये बेसिक सी थ्योरी थी जो कि लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, ये अपन ने यहाँ पे रिवाइज कर लिया ना। अब अपन देख रहे हैं कि जो कार्ल-पियर्सन मेथड है उसकी जो सब मेथड है उसको अपन 1 बाय 1 न्यूमेरिकल के फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, है ना। तो हमेशा जब भी आप कोरिलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करें, आप एक चीज ध्यान रखें कि इसका जो वैल्यू है वो -1 to +1 लाई करता है। आपके कोई भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं और 1 से अगर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है उसमें, ठीक। -1 से अगर कम आ रहा है तो आपने उसमें क्या है, कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगी। अपन इसमें कोरिलेशन में सिंपल से एडवांस पे की तरफ शिफ्ट होंगे। सिंपल में अपन सिंपल कोरिलेशन पढ़ेंगे दो वेरिएबल के बीच का, फिर पार्शियल कोरिलेशन पढ़ेंगे, एक वेरिएबल मोर देन 2 वेरिएबल है बट 1 को अपन फिक्स कर रखेंगे और बाकी उस जो फिक्स करा है उसका सेकंड पे और थर्ड पे क्या इफेक्ट होता है,
है ना, वो देखेंगे। और जो लास्ट वाला जो है इसमें मल्टीपल कोरिलेशन है, इसमें अपन क्या करेंगे, मोर देन 3 वेरिएबल आपस में जब कंबाइंड होते हैं तो एक का दूसरे पे क्या इफेक्ट होता है उसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल से एडवांस जाने का अपना एक सीक्वेंस रहेगा, ठीक। क्योंकि जब आप ये कोरिलेशन पढ़ते हैं तो ये आपकी मेन, जब आप एमटेक का रिसर्च करते हैं तो उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना, डेटा को समझने के लिए ना। सो एक छोटा सा प्रॉब्लम है, आप लोग कैलकुलेट करिएगा इसको। प्रॉब्लम है, अपने पास x का एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल y का है, ओके ना। x के वेरिएबल में वैल्यू है अपने पास 2, 3। ये किसी फॉर्म में हो सकता है, लेक में हो सकता है, थाउजेंड में हो सकता है, कोई मैग्नीट्यूड, कोई अदर यूनिट का जो है मैग्नीट्यूड हो सकता है। अपन सिंपल डेटा है उसके हिसाब से अपन इसको देख रहे हैं। 5, 6, 8। सिमिलरली रैंडम डेटा है अपने पास 8, 10, 9, 10, 12। ये दो इसके दो वेरिएबल है अपने पास। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का वो क्या है, वो मैं साइड में आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। तो आर का फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। यस, दिस इज द फॉर्मूला, है ना। यदि आपको सिंपल फॉर्मूला मतलब दिखने में जरूर टिपिकल लग रहा है ना, लेकिन अगर ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप जो आगे आने वाले जो फॉर्मूले हैं बस इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और वो फॉर्मूले बन जाएंगे। कैसे बनेंगे वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो आपको देखो उसमें क्या क्या चाहिए अपने को, उसमें अपने को चाहिए एक्स वाई वाली क्वांटिटी, उसमें अपने को चाहिए एक्स स्क्वायर, उसमें अपन चाहिए वाई स्क्वायर, बस, है ना। बाकी एक्स वाई तो यहाँ है ही सही। तो यहाँ पे अपन देखेंगे एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर का वैल्यू और वाई स्क्वायर का वैल्यू ना। अब यदि एक्स वाई करते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपके पास, दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए आप 30, 45, 60। आप लोग भी कैलकुलेट करते रहिए। एक्स स्क्वायर में इसका स्क्वायर करना है 4, 9, 25, 36 और इसका स्क्वायर करेंगे 9। Is there any correction? All okay? ठीक ना। अभी इसका सम करना है आपको। क्या करना है? सम करना है। जब आप समीशन ऑफ एक्स हाउ मच बताओ भैया, 24, दिस वन yes 49, this one summation of x y 247, okay, summation of x square 138, summation of y square 489। ठीक है, ये है आपके पास। अब सारी वैल्यू आ गई,
अब ये फॉर्मूला है, ये वैल्यू है, आपको पुट करना है, आंसर लाना है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपन। अच्छा, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, आप एक कॉलम और बना लीजिए, दैट इज सिक्वेंशियल नंबर 1 2 3 4 5, हाउ मच 5। सो यहाँ पे 5 समेशन ऑफ एक्स वाई हाउ मच 247 माइनस समेशन ऑफ एक्स का सम दैट इज 24 इंटू वाई का सम दैट इज 49। and that is 5 into x square 138 x का होल स्क्वायर that is this one 24 का होल स्क्वायर। और y की टर्म में देखेंगे and that is 5 y square that is 489 minus y का होल स्क्वायर that is, आप लोग कैलकुलेट करके मेरे को इसका आंसर बताइए। व्हाट इज द वैल्यू, इसका बता दीजिए। 1235 माइनस 1176 ओके। इसका 690 माइनस 576, माइनस 240, इसका क्या है 2401 01 कैसे होगा बेटा, 49 का अंडर रूट है, 49 का स्क्वायर। ओके पहले इसका करिए जरा, आप लोग जल्दी करके बताएं जरा। का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताएं। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो ना 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 माइनस में क्यों आएगा, वाई 1235 इज इट ओके, है ना, ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है तो वैल्यू तो प्लस की बनेगी है? हाँ ओके। और इसको डिवाइड करने के बाद में सोल्व करने के बाद हाउ मच 0.83 ओके 0.83 प्लस का वैल्यू है, कई का वैल्यू है प्लस का वैल्यू। अच्छा आर का वैल्यू है प्लस का, दैट मीन्स ये जो रिलेशन है ये कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो आप कंक्लूजन में लिख देना x एंड y हैविंग स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है ना। इस तरीके से अपना डायरेक्ट मेथड वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके कुछ क्वेश्चन जो है लास्ट क्लास में भी अपन ने करे हैं, ठीक है ना। अब अपन शिफ्ट होते हैं एज्यूम मीन मेथड पे, ये वाला नोट डाउन कर लीजिए आप। Shall I erase this? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर विच मेथड, एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड है ना। इस पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे जरा क्वेश्चन। अच्छा पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है। तो अपने पास जो कोरिलेशन का फॉर्मूला था, जहाँ भी x था वहाँ पे अपने को dx लेना है, ठीक है, और जहाँ भी y था वहाँ पे dy लेना है। तो अपने पास कोरिलेशन का फॉर्मूला ऐसा था n सिग्मा dx, x और y था तो उसकी जगह अपन ले लेंगे dx dy माइनस समेशन ऑफ dx इंटू, ऐसा ही कुछ था, बताइए जरा ना। यहाँ पे वैल्यू है अपने पास अंडर रूट में
एन समीशन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ डी एक्स का, है ना, होल का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो फॉर्मूला बना है अपने पास दैट इज एन समीशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। जहां भी अपने पास x और y था वहां पे अपन ने क्या करा, dx और dy रख दिया। ऐसा क्यों करा अपन ने? एक्चुअली क्या होता है कि यदि डेटा अपने पास थोड़ा सा लेंदी होता है तो उसको पहले सिंपलर डेटा में अपन कन्वर्ट करते हैं और देन अपन जो है कोरिलेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, जैसे 2 डिजिट का डेटा है अपने पास, उसका स्क्वायर करना, उसका 2 डिजिट के जो डेटा है उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करना, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। इसके लिए भी ये मेथड जो है काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है ना। तो यहाँ पे सपोज डेटा अपने पास कुछ ऐसा है, आप यहाँ से लेता हूँ मैं। सपोज x का वैल्यू है अपने पास 10 है, 12 है, 18, 16, 15, 19, 18, 17, इतना सारा डेटा है। और y का वैल्यू है अपने पास 30, 35, 45, 44, 42, 48, 47 और 46। ये अपने पास सीक्वेंशियल नंबर क्या है? सीक्वेंशियल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। डेटा है अपने पास 8। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है, अब लेंदी डेटा हो गया, 2 डिजिट का बड़ा डिजिट हो गया, मतलब तो आपको यहाँ पे अपने को इसमें ये देखना है, इसका dx निकालना है। क्या निकालना? dx निकालने के लिए एक तरीका होता है कि जो x है उसमें से कोई सा भी इसमें से मीन मान लो, इसमें से मान लो, या इससे बाहर भी अगर मानना हो सेम, कि भाई आपका पूरा वैल्यू सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाए, है ना, या 2 डिजिट में भी अगर कन्वर्ट हो तो आपका इतना लेंदी नहीं हो कैलकुलेशन में, तो आप या तो इसमें से वैल्यू मान लो कि इसमें से कोई सा एक नंबर ले लो। तो यहाँ पे आप चाहो तो जैसे टोटल 8 है तो बीच में कोई से 2 नंबर ले सकते हैं आप। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे कि टेकिंग x मीन, लेट एज्यूम, क्या एज्यूम करना है, x बार आप यहाँ पे ले रहे हैं, इसमें ये वाला दिस वन 16 एंड y बार लिया है आपने, सपोज इसमें ये वाला ले लो 42। ये 2 आपने x और y बार यहाँ पे ले लिए। तो आपका dx का फॉर्मूला क्या हो जाता है, x माइनस x बार। इसको कैलकुलेट करो जरा, कैलकुलेट दिस वन। सिमिलरली dy जो होगा अपना वो क्या हो जाएगा, y माइनस y बार। फिर dx का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, dy का स्क्वायर आप यहाँ पे कर देंगे, और dx और dy आप यहाँ पे कर देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। बताओ इसका कैलकुलेशन बता रहे हो क्या, ये समेशन ऑफ, अब इनकी आवश्यकता ही नहीं अपने को, अब डायरेक्टली dx का ही सम करेंगे अपन। dx को यहाँ पे देखो जरा, 16 करा आपने तो 10 माइनस 16 दैट इज माइनस का 6, एक यहाँ करके बताता हूँ, 10 माइनस 16 दैट इज माइनस का 6। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4, यहाँ पे +2, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे +3, यहाँ पे +2, यहाँ पे 1। देखो कितना सिंपल डेटा हो गया अपने पास। अब इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अपन।
अच्छा dy में क्या 42 माना एज्यूम किया आपने, तो यहाँ पे 30 माइनस 42 दैट इज माइनस 12, यहाँ पे 42 है तो 5 7 तो माइनस का 7 42 है ना, तो प्लस 3 हो गया, फिर यहाँ पे प्लस 2 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे प्लस 5 हो गया और यहाँ पे हो गया प्लस का 4। ठीक है, अब सब ओके है ना बेटा? हाँ ओके ना, dx का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 36, स्क्वायर में सारा पॉजिटिव हो जाएगा, 16 4 0 1 9 4 1, इसका स्क्वायर 144 49 9 4 0 36 25 और 9, दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन 12 इंटू 6 दैट इज 72, दोनों माइनस किया प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस का 28, ये हो जाएगा 6 2 0, हाँ 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसमें भी 0, ये भी 0, ये हो जाएगा 18, दिस वन 10 और दिस वन 5, बस इनका सम कर लो अब। समेशन ऑफ dx आपको देखना है, समेशन ऑफ dx, तो कर लो सम, कितना आएगा -3 आ रहा है, कितना हो गया पर 0 3 4 2 4 6 8, अच्छा माइनस का 3, ओके इधर देखिए जरा, यहाँ पे कितना आ रहा है, समेशन ऑफ dy प्लस का 11, यहाँ पे इसका सम करिए जरा 138, समेशन ऑफ dx का स्क्वायर दैट इज 138, यहाँ पे समेशन ऑफ dy का स्क्वायर दैट इज 289, यहाँ पे समेशन ऑफ dx dy 138, एक्स स्क्वायर 71, ओके तो इसका वैल्यू चेक करो जरा एक बार, इसका वैल्यू चेक करो, माइनस का 12 है, 19 16 14 8 1 आएगा ना, यहाँ पे 283 आएगा ना, इसमें 283 आप इसका बोल रहे हैं और 138, चलो अब इसको पुट करिए इस वाले फॉर्मूले में, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास r का वैल्यू है, n का वैल्यू है 8, समेशन ऑफ dx dy वेर इज समेशन ऑफ dx 138 माइनस dx इंटू dy समेशन ऑफ dx कितना है -3 और dy है 1, डिवाइड में n का वैल्यू 8 मल्टीप्लाई dx का स्क्वायर 71 माइनस dx का होल स्क्वायर
8 इंटू 238 dy का होल स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर dy का 1 का स्क्वायर। ओके ना कैलकुलेटेड जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए जरा। देखो 8 इंटू 138 दैट इज 1104 प्लस 3 ओके स्क्वायर रूट में 8 इंटू 71 568 माइनस 9 सेकेंड स्क्वायर रूट में 8 इंटू 283 2264 माइनस 1 माइनस 1 फाइनल आंसर आया क्या आपके पास 0.98। वाओ 0.98। तो जो दो डेटा है अपने पास दिस वन, इसमें देखो जब डेटा टॉप टू डाउन यदि आपका इंक्रीज हो रहा है तो y का जो वेरिएबल है वो उसमें भी टॉप टू डाउन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ना। डेटा कुछ भी हो इंक्रीजिंग फॉर्मेट में है तो यहाँ पे आपके पास इसका स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन इसमें आया है और ये उसमें अपने को शो करना है, दैट इज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। यस 0.99 हाँ ठीक है 0.99 0.98 बात एक ही है ना। मतलब ये एकदम परफेक्ट या टेंस टू परफेक्ट कोरिलेशन यहाँ पे अपने पास अवेलेबल है दो डेटा के बीच में, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं ना। इसमें एक चीज़ और आती है, ठीक है ना, ये आपको नोट करना हो तो आप कर लीजिए। फिर अपन एक छोटा सा अलग केस देखते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंट। अपने पास ये जो मेथड है इसमें दो ही अपने करिकुलम में है, दो ही मेथड अपने को पढ़ना है। फर्स्ट वन दैट इज डायरेक्ट मेथड और सेकंड वन एज्यूमिंग मेथड, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो आप जल्दी, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक और मेथड कभी कभी पूछ लेता है इसी कार्ल पियर्सन में, दैट इज वेरिएंस कोवेरिएंस मेथड, वेरिएंस कोवेरिएंस मेथड, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो अपन देख लेते हैं। शैल आई रब दिस? ओके सो यहाँ पे थर्ड मेथड है वेरिएंस कोवेरिएंस मेथड। ये सब कौन सी मेथड चल रही है अपने को? कार्ल पियर्सन की कोएफिशिएंट की मेथड्स हैं, है ना। तो यहाँ पे इसके थ्रू यदि आप r का वैल्यू निकालते हैं तो ये बोलता है कि आपको x और y का आप कोवेरिएंस निकालिए, ठीक, और उसको स्क्वायर रूट कर दीजिए आप वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ y। इससे आप इन दोनों के स्क्वायर रूट से आप डिवाइड करते हैं। ओके सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसा आता है इसमें, ये वाला नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन इसमें पूछा कैसे जाता है, ठीक है। अच्छा इसको अगर और अगर जैसे अगर वेरिएंस अगर आ गया है वहाँ पे क्वेश्चन में, अगर वेरिएंस अगर पूछा है, ठीक है, वेरिएंस अगर गिवन है तो आप ऐसा कर देना। वेरिएंस की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा दैट इज सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, है ना, उनके स्क्वायर को अपन बोलते हैं वेरिएंस। क्या बोलते हैं? ना कुछ उल्टा बोल दिया मैंने। यस स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को अपन क्या बोलते हैं? वेरिएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएंस। वेरिएंस। अब जहां वेरिएंस है वहां पे मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर डाल दूं तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास वैल्यू ऐसे आ जाएगी, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई
डिवाइड बाय सिग्मा एक्स का स्क्वायर और सिग्मा वाई का स्क्वायर। वैसे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्या है यहाँ पे, यह है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है ना, अपने पास आर का वैल्यू है ना, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट से ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाए सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ठीक है, ये एक नया फॉर्मूला यहाँ से एक जनरेट हो जाता है अपने पास। ठीक है ना, तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, अच्छा, कोवेरियंस और एक्स वाई को, इसको भी कुछ एक तरीका है लिखने का। तरीका कुछ इस तरीके से है कि अपने पास है समेशन ऑफ मीन एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय एन नंबर ऑफ आइटम्स सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ओके, ये है अपने पास। आपको जब भी ये मेथड आती है आपके पास, कौन सी, वेरिएंस कोवेरियंस बेस्ड, तो आपको पता होना चाहिए क्या कि एक्चुअली मेन फॉर्मूला क्या है इसका, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय वेरिएंस का स्क्वायर रूट एक्स का और वाई का। वेरिएंस को अपने को मालूम है कि वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस, जैसे आपने डाला यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए, आपके पास ये फॉर्मूला जनरेट हो गया। ठीक, अब यदि कोवेरियंस अगर नहीं दे रखा इन केस, तो आपको x और x का मीन, एज्यूम मीन से आप निकाल लेंगे, कोई सा मीन मानने करेंगे उसका, x माइनस एक्स बार का और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, मतलब dx dy की बात कर रहा है ये, dx dy का मल्टीप्लाई करके आपने सब सम किया, डिवाइड बाय n किया, तो आपके पास, और स्टैंडर्ड डेविएशन x और y से आप डिवाइड करते हैं, तो आपके पास क्या जाता है, तो ये मॉडिफिकेशन है, फॉर्मूले के मॉडिफिकेशंस। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद में इसको तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आता है, for series, for two series x and y, कोवेरियंस ऑफ x और y यदि आपको दे रखा है 15, यहाँ तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है आपको, वेरिएंस ऑफ x दे रखा है आपको 36, वेरिएंस ऑफ y दे रखा है आपको 25। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, यदि आता है 2 मार्क्स में आ जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन। कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट R। ठीक, ये आपको करना है, ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन है। तो आपको कुछ नहीं, जो सबसे वेरी फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसी में वैल्यू पुट करना है। तो कोवेरियंस ऑफ x कितना हो जाता है अपने पास, गिवन है यहाँ पे कितना है ना, फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने को। फ्रॉम दिस फॉर्मूला अपने पास वैल्यू बन जाती है क्या, 15 डिवाइड बाय √6 इंटू √25, तो 15 डिवाइड बाय 6 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 0.5, 30, 15 डिवाइड बाय 30, तो यहाँ पे R का जो वैल्यू बन जाएगा वो अपने पास बन जाएगा 0.5। 0.5 को अपन क्या बोलते हैं, देयर इज स्ट्रॉन्ग
कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है, हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जो सेकंड मेथड है कार्ल पियर्सन का। कार्ल पियर्सन ऑलमोस्ट सारी मेथड्स हो गई अपने पास, कोवेरियंस तक 3 मेथड्स यहाँ पे हो गई हैं। तो जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो सेकंड मेथड है दैट इज स्पेरमैन रैंक कोरिलेशन, वो इम्पोर्टेंट होता है, तो वो अपन उसमें देख लेंगे। यदि अपने पास सिंपल सा सीधे से अगर डेटा अगर अवेलेबल है, ठीक है, 2 डेटा जिनके बीच में अपन रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, ये 3 डेटा जिनके बीच में रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, अगर वो अवेलेबल है अपने पास, तो इस मेथड से अपन इजीली कर देंगे। यदि अपने पास डेटा नहीं है, डेटा बहुत सारा, सपोज कोई जो मेन पैरामीटर्स होते हैं या मेन डेटा होते हैं वो बहुत सारे हैं, सपोज 100 डेटा है या 100 पैरामीटर हैं जिनके डेटा आपने कलेक्ट किए हैं, है ना, सर्वे करके। अब उसमें से आपने टॉप 15 या टॉप 10 आपने डेटा निकाले हैं, ठीक है, या उनको आपने रैंक करवाया है, ठीक, आपने डेटा को क्या करवा लिया, रैंक करवा लिया। रैंक करवाने के बाद में उसको यदि उन रैंक को आप कोरिलेट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आ जाता है स्पेरमैन रैंक कोरिलेशन का मेन वर्क वहां पे होता है। तो जो सेकेंड वाला मेथड है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं अपन अपना जो मेन डील होता है, ठीक है, उससे अपने को हेल्प मिलेगी। तो वो जो चीज़ें हैं वो अपन वहाँ पे सेकेंड वाले मेथड में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, है ना। ओके, थैंक यू।